वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चे हमने बात की थी नादिर शाह के अटैक की, नादिर शाह के इम्पैक्ट की, उसके अटैक से क्या क्या चेंजेस आए हमने देखा था। उससे पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल किस तरीके से डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखेंगी। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी यानी 1756 में जो वॉर हुआ उसके बारे में। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैटल ऑफ जो बंगाल है, ठीक है, ये धीमे धीमे खुद को सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स में कार्व आउट करना शुरू कर देता है। मैंने आपको स्टेट्स बताए थे पहले, स्टेट्स जो कि सक्सेसर स्टेट्स होते हैं, यानी एक बड़े एम्पायर से टूटकर स्टेट्स बनते हैं, अलग राज्य स्थापित करते हैं। दूसरे मैंने आपको बताए थे बच्चे कि एक होते हैं हमारे रिबेलियस स्टेट्स जो विद्रोह करके बनते हैं, बड़े एम्पायर का विद्रोह करके खुद को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, जो हमारा बंगाल है, हैदराबाद है, ये सक्सेसर स्टेट है। यहाँ पर पहले मुगल्स द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए गए थे और वो गवर्नर टाइम टू टाइम चेंज किए जाते थे। किसी को आज बंगाल का गवर्नर बना दिया तो उसे ट्रांसफ़र करके बाद में हैदराबाद का बना दिया, फिर उसे ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिया। तो यानी वो गवर्नर्स की बापोती नहीं हो पाती थी, एक तरीके से गवर्नर्स का उस पर पूर्ण अधिकार नहीं हो पाता था उस जगह पर। वो ऐसे समझ लो जैसे आज हम जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलती है हमारे ऑफिस में, सेम वही थी। लेकिन जैसे जैसे सेंटर वीक होता गया, जैसे जैसे जो किंग हैं, जो मुग़ल हैं, वो वीक होते गए, वैसे वैसे इन गवर्नर्स ने किंग की बात मानना धीमे धीमे बंद सा कर दिया। ये अपनी मनमर्जी करने लगे, खुल के नहीं करते थे, लेकिन हाँ, जहाँ पर वो स्टेशन है, जहाँ पर वो राज कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक तरीके से खुद को राजा ही मानते थे। ठीक है, बदले में क्योंकि सेंटर वीक हो चुका था और ये स्ट्रांग थे उस समय, तो सेंटर को इनकी बात माननी पड़ रही थी, यानी मुगल्स को इनकी बात माननी पड़ रही थी। मुगल राजा बने रहें और ये डील हो गई कि चलो ठीक है, तुम अपना जो भी एरिया है गवर्न कर रहे हो उसको पूर्णतः गवर्न करो, लेकिन हमको राजा मानते रहो, यानी हमको नजराना भेजते रहो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को नजराना भेजता है, कोई गिफ्ट भेजता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, सबऑर्डिनेट। जब भी कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कोई गिफ्ट सेंड करता है, तो उसे हम बोलते हैं नजराना। क्या बोलेंगे? नजराना। ठीक, सबऑर्डिनेट कोई भी गिफ्ट सेंड करता है टू सुपीरियर। अब ये जो गिफ्ट होता था ये फिक्स होता था। अब ऐसा क्यों होता था? ताकि ये एहसास रहे गवर्नर्स को कि वो पूर्णतः राजा नहीं है, पूरे राजा नहीं है, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। भले उसकी बात ना माने, लेकिन नॉमिनल तौर पर वो उसके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी गवर्नर्स थे उस समय, उन सब ने मुगल को अपना एम्पर मान रखा था, लेकिन चलाते अपनी मर्जी थी। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल का कार्वेशन, बंगाल को सेमी ऑटोनोमस स्टेट कार्व आउट करना शुरू करते हैं, और वहाँ के एक पावरफुल गवर्नर हुए हैं मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, ये इसे धीमे धीमे सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स बनाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत हद तक सफल भी रहते हैं। इनके बाद जो राजा आते हैं वो भी सेम लाइन और लेंथ फॉलो करते हैं। ठीक है,
कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जैसा मुर्शिद कुली खान सिस्टम चलाते गए वैसा ही आगे वाले फॉलो करते गए, जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि बंगाल कहीं लड़ाई नहीं लड़ा। ठीक है, बंगाल ने बहुत लंबा समय तक पीस देखा, स्टेबिलिटी देखी, नवाब से ही आपस में नहीं लड़े। ठीक है, आपस में गृह कलेश नहीं हुए, और जो भी लीडर इनको मिले, जो भी नवाब मिले बंगाल को, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नवाब मिले, जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि बंगाल अपने आप में ट्रेड फ्लरिश करने लगा, अपने आप में पावरफुल होने लगा, पैसे पावर सब कुछ बढ़िया चल रहा था बंगाल में। कौन कौन आया फिर मुर्शिद कुली खान के बाद? अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सुजाउद्दीन, ठीक है, सुजाउद्दीन। यहां तक देखो कोई स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब ठीक है, अपना आया जो कर रहे हैं। इनके बाद जो आता है नवाब, वो इंटरेस्टिंग है। इनके बाद कौन आता है? सिराज उद दौला। कौन आता है? सिराज उद दौला। ठीक है, ध्यान रखना, सिराज उद दौला। यंग एज में ये नवाब बनता है, जो भी पॉलिसीज हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इसकी, एनर्जेटिक है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेता है फॉर्मली लेता है, मजबूती के साथ लेता है। ठीक, ये कब बनता है राजा? 1756 में ये नवाब ऑफ बंगाल बनता है। अब ध्यान रखना, 1756 वो साल था, कोइंसिडेंसली यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन, ध्यान रखना, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही ट्रेडिंग कंपनी थी, दोनों ही यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने आए थे, दोनों ही वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे, दोनों ही कंट्रीज की अपनी सेम विचारधारा थी और सेम आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराती है। वो भी चाहते थे, फ्रांस भी चाहते थे इंडिया पर वो कब्जा करें, और ब्रिटिश भी चाहते थे वो कब्जा करें। सेम और भी देशों के साथ चल रहा था, यूरोप में भी यही सीन चल रहा था। होता ये है 1756 में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उस लड़ाई को बोलते हैं 7 ईयर वॉर। क्या बोलते हैं? 7 ईयर वॉर। यहां से 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है। अब ध्यान रखना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बनता है और यूरोप में 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है। बंगाल में दोनों ही हैं, फ्रांस भी है और ब्रिटिशर्स भी हैं। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों बंगाल में भी हैं। यहाँ भी आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है एक दूसरे का नुकसान करते हैं। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते थे, एक दूसरे के सोल्जर्स को मारते थे, कोशिश करते थे डिस्टेबलाइज करने को एक दूसरे को। यानी जो घर में लड़ाई चल रही थी, यूरोप में चल रही थी, वो यहाँ भी फॉलो हो रही थी। इम्पैक्ट ये निकलता है कि ब्रिटिशर्स अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन, तो क्या करते हैं? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। वॉल, बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी, उन पर गन स्टेशन कर दी, तोपखाने स्टेशन कर दिए, ताकि कोई भी आए तो उस पर हमला किया जा सके। अब तुम सोचो, किले बनाने का काम किसका है? राजा का है। और बंगाल का राजा कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के रहते हुए उसी के राज्य में कोई और किला बना रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या सिराजुद्दौला इसको टॉलरेट करेगा? आप ही सोचो जरा कि आप मकान मालिक हो, ठीक है, और आपने 2 किराएदार अपने मकान में रखे हुए हैं और दोनों किराएदारों में आपस में लड़ाई है। और लड़ाई के चलते दोनों ने क्या किया? अपनी अपनी आर्मी बना ली, अपने अपने बॉडीगार्ड
आपके घर में रख लिए, ताले लगा दिए, पूरी एक किला बंदी कर दी, है ना। और आप बोल रहे हो कि देखो भाई किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ, आपस में मत लड़ो, आपस में गोलीबारी मत चलाओ। लेकिन आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपका घर, आप ही की कोई सुने ना, आप ही को डांट दिया जाए, आप ही को घर में घुसने से मना कर दिया जाए, तो कैसा फील होगा। बस ऐसा ही फील हुआ था सिराजुद्दौला को कि मेरे होते हुए कोई किसी को समस्या है तो मुझे शिकायत करो। फ्रेंच वालों को अगर ब्रिटिशर्स मार रहे हैं तो मेरे पास आओ, और ब्रिटिशर्स को अगर फ्रेंच वाले मार रहे हैं तो मेरे पास आओ, मैं सुलझाऊंगा उस मामले को, मेरा राज्य है ये। और दोनों ही नहीं जा रहे इसके पास, सिराजुद्दौला के पास। इधर ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्रीज की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, सिमिलर तौर से फ्रेंच ने भी अपना फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। अब देखो ये जो फैक्ट्री है, ध्यान रखना, ये जो फैक्ट्री है, ये इस फैक्ट्री में और आज की फैक्ट्री में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? आज हम जब भी फैक्ट्री बोलते हैं कि भाई ये फैक्ट्री है, इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स और फ्रेंच उस समय इंडिया में कोई प्रोडक्शन तो करते नहीं थे, तो फैक्ट्री क्यों बोला जा रहा था? तो देखो बच्चे, जो क्लर्क होते हैं वो यहाँ से ट्रेड करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करती थी, फ्रेंच ट्रेड करते थे, तो इनके जो क्लर्क हुआ करते थे, क्लर्क को बोला जाता था फैक्टर। क्लर्क को क्या बोला जाता था? फैक्टर। और जहां पर ये क्लर्क बैठा करते थे उसे बोला जाता था फैक्ट्री। उसे क्या बोला जाता था? फैक्ट्री। ठीक है। अब ये खबर मिलती है सिराजुद्दौला को कि भैया फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। सिराजुद्दौला तुरंत तो आदेश देता है कि भाई फोर्टिफिकेशन जहां भी है कर रहे हो वहीं रोक दो। तो फोर्ट विलियम का ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, है ना। ब्रिटिशर्स किसका फोर्टिफिकेशन कर रहे थे? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम का ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, गन लगा दी, तोपें लगा दी। ठीक है, चलिए अब बच्चे सीन ये होता है, यहां पर ध्यान रखना, फ्रेंच इनकी बात मान जाते हैं और फोर्टिफिकेशन बंद कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बात नहीं मानते सिराजुद्दौला की, वो फोर्टिफिकेशन जारी रखते हैं। सिराजुद्दौला नाराज है। ठीक है, सिराजुद्दौला की नाराजगी के और भी कारण है ब्रिटिशर्स की तरफ। क्या क्या कारण है? पहला तो ये फोर्टिफिकेशन हो गया। दूसरा कारण, फोर्ट्स जो इनके, इन पर गन प्लेस करना, प्लेसिंग गन ऑन फोर्ट। तीसरा रीजन, एक व्यक्ति था कृष्ण वल्लभ। ये वो व्यक्ति था जिस पर आरोप लगा था कि इसने फाइनेंशियल गड़बड़ की है। ठीक है, ये फाइनेंशियली एक्यूज्ड पर्सन था सिराजुद्दौला के द्वारा, इस पर कार्रवाई होनी थी, इसे सजा मिलनी थी। ये भागकर आके शरण ले लेता है, शेल्टर ले लेता है ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स इसको शेल्टर भी दे देते हैं। ठीक है, अब आप समझो कि आप मकान मालिक हो और आपके घर में एक नौकर काम करता है, उसने चोरी की और भागकर वो आपके किराएदारों के घर रूम में जाके छिप जाता है और किराएदार उसको छिपा भी लेते हैं, तो ये एक तरीके से आपके साथ बगावत हो गई। ठीक है, तो गिविंग शेल्टर, शेल्टर टू कृष्ण वल्लभ, कृष्ण वल्लभ को, जो क्या था? फाइनेंशियली एक्यूज था। फाइनेंशियली एक्यूज्ड। ठीक है, चौथा रीजन, नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी।
नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब देखो कस्टम ड्यूटी का सीन ये है कि फर्रुखसियार ने फरमान इशू किया था 1719 में, जिसमें ये छूट दे दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड करेगी तो बंगाल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी 10 तक इशू कर सकती है, 10 तक यानी पास इशू कर सकती है, जिसे दिखाकर वो टैक्स देने से बच जाएगी। अब ये छूट किसके लिए थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स, जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये कंपनी का ट्रेड तो करते ही थे, साथ साथ ये कंपनी के साथ साथ पैरेलल ट्रेड भी करना शुरू कर दिया इन्होंने। इन्हें मालूम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आएगा, ठीक है, और ये क्या करते थे, अपने कुछ पैकेट्स, अपना कुछ सामान उसी जहाज में रखवा के इंडिया ले आते थे और यहाँ पे ट्रेड करते थे, यहाँ से भी सामान साथ साथ भेज देते थे। यानी पैरेलल ट्रेड इन्होंने शुरू कर दी थी और ये टैक्स देने से मना कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो, छूट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली है, ना कि उनके वर्कर्स को। जो वर्कर और ऑफिसर्स हैं, ये अगर अपनी पर्सनल ट्रेड करेंगे तो उस पर मैं टैक्स लूंगा, और ये टैक्स नहीं दे रहे थे। ध्यान रखना, ये 4 बड़े रीजन हैं, ये 4 बड़े रीजन हैं। आपने कृष्ण वल्लभ को शेल्टर दे दी, यानी आपने नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। टैक्स नहीं दे रहे, यानी आप उसके घर में हो और उसी से दादागिरी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें थी। जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर जाता है और फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है? फोर्ट विलियम पर। और ब्रिटिशर्स, जो कि ये समझ के बैठे थे कि इंडियन फोर्सेस कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि नादिर शाह के अटैक को उन्होंने देखा था, अहमद शाह अब्दाली के अटैक को उन्होंने देखा था, तो जो भी आता था इनको मार कूट के चला जाता था। नादिर शाह आया, पूरा तहस नहस करके चला गया दिल्ली को। अहमद शाह अब्दाली 9 बार इंडिया में आता है और जब मन करता है तब आता है और इंडिया को लूट के चला जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इसी भ्रम में उन्होंने सिराजुद्दौला से पंगा ले लिया। सिराजुद्दौला की आर्मी आई, इनको मारा पीटा और हिंदुस्तान से, मतलब बंगाल से भगा दिया। ये भागकर एक आइलैंड पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम बोलते हैं फुल्टा आइलैंड। तो यहां पर आप लिख सकते हो, ब्रिटिशर्स रन अवे फ्रॉम बंगाल एंड टेक शेल्टर एट फुल्टा आइलैंड। ठीक है, फुल्टा आइलैंड पर ये शेल्टर ले लेते हैं। अब स्थिति समझो, देखो मैं कुछ भारत का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, हंसना मत, बस एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देख लेना। ठीक है, ये है बंगाल, क्या है ये? बंगाल। और ये है एरिया कर्नाटक वाला एरिया। यहां पर ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स बंगाल में भी हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स बंगाल में भी है। यहां पर है ये फुल्टा आइलैंड, क्या है ये? फुल्टा आइलैंड। समझना आप इस चीज को, ब्रिटिशर्स बंगाल से भगा दिए जाते हैं, फुल्टा आइलैंड पे आ जाते हैं। ये मैसेज सेंड करते हैं कर्नाटक में, और यहाँ पर इनके जो सोल्जर्स हैं, जो इनकी कमांड्स हैं, ठीक है, उन्हें मैसेज मिलता है कि भैया हमें बंगाल से भगा दिया गया, हमारी मदद करने आ जाओ। यहाँ पर बैठा था एक व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जब
ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ था तो एज ए क्लर्क के तौर पे शामिल हुआ था, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड और बहुत करेजियस, स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग, यानी लीडर बनने के इसमें सारे गुण थे। धीमे धीमे ये राइज करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचता है। जब ये प्रकरण चल रहा था तब ये यहाँ पर कमांडर था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कमांडर था। ये अपनी आर्मी लेकर जाता है फुल्टा आइलैंड और वहां पर बैठकर कुछ सोच विचार करता है, एकदम से अटैक नहीं करता। ये कमियां ढूंढना शुरू करता है कि सिराजुद्दौला की कमियां क्या क्या है, और ये ढूंढ भी लेता है। कैसे? अब देखो बच्चे, ये उन लोगों को टारगेट करता है, उन लोगों को चुनता है जो रिश्वत दिए जा सकते हो, जिन पे ब्राइब किया जा सकता हो, जिनको कुछ लालच दिया जा सकता हो और अपनी साइड में मिलाया जा सकता हो। इन्हें पहला व्यक्ति मिलता है मीर जफर। कौन मिलता है? मीर जफर, ठीक। ये उस समय कमांडर हुआ करता था सिराजुद्दौला, यानी बंगाल के नवाब का कमांडर, उसकी आर्मी का कमांडर। ये कमांडर हुआ करता था। इसको रिश्वत दी और बोले कि देखो जब हम लड़ाई करेंगे तुम शांत रहोगे, तुम सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं करोगे, तुम्हारी फोर्सेस लड़ाई नहीं करेंगी। यानी अगर आर्मी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगी, तो सिराजुद्दौला अकेला रह जाएगा और युद्ध जीतना आसान है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे वॉर में, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये तो मिलिट्री स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो गई, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो एक व्यक्ति थे जगत सेठ। जगत सेठ, ठीक है। और जगत सेठ थे उस समय के बंगाल के सबसे बड़े मनी लेंडर, यानी जो पैसा उधार देते थे। ठीक है, मनी लेंडर यानी जो पैसा उधार देते थे। तो इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को कि हम आपको पैसा उधार दे देंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो सिराजुद्दौला को पैसा उधार नहीं देंगे, उसको फाइनेंशियली मदद नहीं करेंगे। एक और व्यक्ति था मानिक चंद। ठीक है, मानिक चंद। इन तीनों को इन्होंने ब्राइब किया और अपनी तरफ मिला लिया। सिराजुद्दौला को लगा कि सभी लोग मेरे हैं, और जब ये देखा रॉबर्ट क्लाइव ने कि उसने स्ट्रेटेजिकली और सबको ब्राइब करके पोजीशन अपने हाथ में कर ली है, देन दे स्टार्टेड द वॉर। ये मार्च करते हैं बंगाल के लिए। सिराजुद्दौला अपनी आर्मी से मार्च करता है और एक जगह आकर मिलते हैं जिस जगह का नाम था प्लासी। और वहाँ पर जो वॉर होता है तो वॉर में उसकी आर्मी साथ नहीं देती सिराजुद्दौला की, फाइनेंशियली वीक हो जाता है, उसके इन्फॉर्मर्स हैं उसको धोखा दे देते हैं। सिराजुद्दौला के पास सिर्फ कुछ गिने चुने हुए लोग, 10-20-50 लोग रह जाते हैं जो उसके भरोसेमंद थे, जो उसकी पर्सनल गार्ड्स में शामिल थे। बस उनके साथ मिलकर सिराजुद्दौला लड़ने की कोशिश करता है, और इतनी बड़ी आर्मी के साथ आप कैसे ही लड़ लोगे। सिराजुद्दौला हार जाता है। कब? कहाँ पर? बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी 1756, और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। ठीक, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अब ब्रिटिशर्स एक तरीके से बंगाल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपनी पावर्स के कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स राजा नहीं बनते। रीज़न बिहाइंड दैट, उन्हें ये लगता था कि अगर हम राजा बनेंगे तो यहाँ की लोकल जनता है ये रिवोल्ट कर देगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने पपेट इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए एज ए किंग। तो ये किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ठीक है, ये क्या हुआ, किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ठीक है,
और जिन जिन ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी उन्हें रिवॉर्ड्स दिए। क्या करते हैं ये? मीर जफर, अच्छा एक और बताऊं, उस समय नवाब के पास 4000 की इन्फेंट्री हुआ करती थी, ठीक है, 4000 की इन्फेंट्री होती थी और इतने बड़े एरिया। अच्छा उस समय सिर्फ बंगाल नहीं बोला जाता था। आज का समय इमेजिन करो, वेस्ट बंगाल उस समय के बंगाल में शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, उड़ीसा शामिल था, बिहार शामिल था, छत्तीसगढ़ का एरिया, झारखंड का एरिया शामिल था, ठीक है। ये पूरा एरिया उस समय बंगाल हुआ करता था। मीर जफर को क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। और मीर जफर बड़ा खुश कि भैया अब हम तो नवाब बन ही गए हैं, ठीक है, इसे नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। बदले में मीर जफर क्या बोलता है? मीर जफर बोलता है ब्रिटिशर्स को कि देखो ऐसा है कि तुमने मेरे को बनाया है, हाँ ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, तुमको फोर्टिफिकेशन करना है कर लो, आर्मी एक्सपेंड करनी है कर लो, ट्रेड जैसे करना है वैसे कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो मीर जफर गिव फ्री हैंड टू ब्रिटिशर्स, ठीक। अब ध्यान रखना, इस इवेंट से, बैटल प्लासी से, ब्रिटिशर्स आर नो मोर द ट्रेडिंग कंपनी, नाउ दे आर विलिंग टू रूल द नेशन। ये वो इवेंट था जिससे ये सिर्फ ना कि सिर्फ ट्रेड कंट्रोल कर रहे थे बल्कि रूल करना भी इनडायरेक्टली शुरू कर चुके थे। इनको खून लग गया, लघु लग गया, ठीक है। अब क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है कि मीर जफर इनको फ्री हैंड दे देता है, ब्रिटिशर्स बार बार पहुंच जाते हैं। अच्छा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इस मीर जफर को राजा बनाया था, बदले में मीर जफर रॉबर्ट क्लाइव को बहुत पैसा देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है इनाम के तौर पर, ठीक। अब क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव और अधिकारियों को ये पता था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जब भी इनको पैसों की जरूरत पड़ती थी मीर जफर के पास पहुंच जाते थे, जब भी इनको कुछ चाहिए होता था मीर जफर के पास पहुंच जाते थे, ठीक है। और मीर जफर पैसे दे दे के अब हो चुका था परेशान। तो मीर जफर ने बोला कि यार राजा मैं हूं, सारा एंजॉयमेंट ये कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स से विरोध करना शुरू किया, उनकी बात ना मानना, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव रहना उनके लिए। ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई तुझे राजा हमने बनाया, हम किसी और को राजा बना देंगे। तो ब्रिटिशर्स और मीर जफर के बीच में अनबन रहती है। ब्रिटिशर्स अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं और मीर जफर को गद्दी से हटा देते हैं। मीर जफर को 3 साल यानी 1760 में मीर जफर को हटा दिया जाता है। मीर जफर was removed as नवाब ऑफ बंगाल ठीक। और मीर जफर के बेटे मीर कासिम, इसका सन है ये मीर कासिम, या कासिम, मीर कासिम को नया नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। अब क्योंकि मीर कासिम नवाब बना था तो मीर कासिम ने भी सब पावर्स देनी शुरू कर दी, धीमे धीमे सारी चीज़ें। जो भी राजा बनता था यूजुअली, जैसे मीर कासिम बना तो इसने भी अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा दिया कि एंजॉय करो, हम नवाब बन गए, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब मीर जफर नहीं झेल पाया ब्रिटिशर्स को तो मीर कासिम कहाँ तक ही झेलेगा।
मीर कासिम को धीमे धीमे समझ में आया कि वो अब नवाब नहीं है, वो एक पपेट बन चुका है। मीर कासिम ने कुछ विरोध करने का प्रयास किया, उसने कुछ वीकनेस थी जिन्हें हटाने की कोशिश की। जैसे इसने अपनी जो कैपिटल है इसे चेंज किया, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर चला गया। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब क्या था, मुर्शिदाबाद कोलकाता के पास में था, फोर्ट विलियम के बिल्कुल पास में था, तो राजा जो भी काम करता था ब्रिटिशर्स उस पर नजर रखते थे। इसने कहा इनसे पहले दूरी बनाओ तब इनके खिलाफ कुछ सोच पाएंगे, तो मुंगेर चला गया। मुंगेर जाने का कारण एक और भी था, क्योंकि मुंगेर में है आयरन ओर, वहां से आप आयरन एक्सट्रैक्ट करके आप हथियार बना सकते हो, आप तोप खाना स्टैब्लिश कर सकते हो, आर्टिलरी स्टैब्लिश कर सकते हो, जो उस समय वॉर की सबसे प्राइम जरूरत हुआ करती थी, ठीक है। तो ये क्या बनता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये कस्टम ड्यूटी को हटा ही देता है। अब देखो होता क्या था कि सपोज करो कि बंगाल में कई सारे ट्रेडर्स हैं, ABCD, उनमें से B मतलब ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाकी सबको टैक्स देना पड़ता था, जिसका फायदा उठाते थे ब्रिटिशर्स को ट्रेड अच्छा मिल जाता था और ये टैक्स भी नहीं देते थे, ये नवाब पर भी हुक्म चलाते थे। तो इसने क्या किया कि सबसे टैक्स रिमूव कर दिया, भाई किसी से हम टैक्स लेंगे ही नहीं। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिलता था इनको ब्रिटिशर्स को, वो मिलना बंद हो गया। तो इसने क्या किया, रिमूव कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ही खत्म कर दी। अब ब्रिटिश बड़े परेशान के सब, यही तो हमारी यूनिक पहचान थी, यही तो हमारे लिए ट्रेड करने की पावर हुआ करती थी, यही खत्म कर दी इसने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया ये, इसने तोप खाने स्टैब्लिश कर दिए, वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। मुंगेर बड़ा फेमस है, मुंगेर आज भी फेमस है अपने हथियारों के लिए, अपने अवैध असलों के लिए, ठीक है। अब ये चीजें इनको अच्छी नहीं लगी, यार ये कर क्या रहा है, इनको राजा बना दिया, शांति से अपने ये मुजरा देखें, जो कि उस समय मुगल राजा कर ही रहे थे सब। तो उन्होंने कहा ये काहे को इतना ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा कुछ अच्छा चलता नहीं है। 1762 में इसे हटा देते हैं ब्रिटिशर्स और दोबारा से मीर जफर को राजा बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मीर जफर को दोबारा से राजा बना देते हैं। मीर जफर री इंस्टॉल एज नवाब। क्या चक्कर है, इसे दोबारा से नवाब बना देते हैं। और मीर कासिम क्या है, भाग जाता है। मीर कासिम लड़ तो सकता नहीं था, तो मीर कासिम जाता है अपने ओरिजिनल रूलर यानी मुगल्स के पास। तो ध्यान रखना, मीर कासिम किसके पास जाता है, मुगल्स के पास। और उस समय मुगल किंग कौन था, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। अब मुगल ये तय करते हैं कि यार वास्तव में यार अब तो बंगाल हमारे हाथ से निकल गया, इसको वापस लाना पड़ेगा, चलो लड़ाई करेंगे। मीर कासिम साथ में है, शाह आलम दिल्ली से रवाना होते हैं बंगाल की तरफ। रास्ते में पड़ता है अवध। अवध को बोलते हैं हाँ भाई क्या कर रहे हो, कि साहब कुछ नहीं, खाली हो, चलो लड़ाई करने चलते हैं। और क्योंकि अवध भी उस समय मुगल रूल के अंडर काम करता था, तो अवध के नवाब भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और उस समय अवध के नवाब कौन हुआ करते थे, शुजा उद दौला। कौन थे, शुजा उद दौला।
ठीक है, शुजा उद्दौला। अब इन तीनों की तिगड़ी बन जाती है भाई, ये पूरा ट्रायंगल बन जाता है, और ये तीनों जाके लड़ते किससे हैं? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स सिंगल हैंडेडली इन तीनों को हरा देते हैं। ये तीनों मिलकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाते, सिंगल हैंडेडली न्यू चुटकियों में हरा देते हैं। इस वॉर को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर वही बिहार में अपनी जगह है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था? एक उनका कमांडर, एक उनका छोटा कमांडर, रॉबर्ट क्लाइव उस समय था नहीं, ठीक है। कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो छोटी सी फौज ले जाकर, छोटी सी, पूरी पावर ब्रिटिशर्स इस्तेमाल नहीं करते, छोटी सी फौज ले जाकर इनकी बड़ी फौज को हरा देते हैं। ये दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। 1764, ध्यान रखना 1764। मीर कासिम को पकड़ के खत्म कर दिया जाता है कि भाई जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको आउट कर देते हैं, तुम तो काम के आदमी हो ही नहीं। अब रहा बचा ये अवध, शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ठीक है तुम नवाब बने रहोगे, ठीक है, बदले में तुम हमको क्या करोगे? पेमेंट करोगे, पैसा दोगे। बदले में क्या करोगे? पैसा दोगे। अब बचा शाह आलम, इसकी आंख फोड़ देते हैं और जेल में डाल देते हैं। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं भाई ऐसा है, बंगाल के दीवानी और निजामत राइट। अब ये नए शब्द आ गए हैं, इनको समझ लो। दीवानी और निजामत, ठीक है, दीवानी और निजामत राइट, ये आप क्या करोगे? हमें दे दोगे, ब्रिटिशर्स को दे दोगे। दीवानी मतलब अपने टैक्स कलेक्शन वाले, इकोनॉमिक वाले, और ये एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशंस, ये राइट्स आप हमें दे दोगे। अब ध्यान रखना, दीवानी राइट्स किससे लिए थे इन्होंने? शाह आलम से। उस समय टैक्स जो कलेक्ट करता था, जिसके नाम पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ओरिजिनल रूलर वही माना जाता था। क्योंकि बंगाल अंडर द मुगल एम्पायर काम करता था, तो इसलिए बंगाल का असली रूलर मुगल्स को माना जाता था। उनसे दीवानी राइट्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्शन का अधिकार, फाइनेंशियल पावर्स उनसे ली जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, नवाब एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे तो नवाब से एडमिनिस्ट्रेशन पावर ले ली जाती है। क्या ले ली जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नवाब, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये दोनों पावर ले ली जाती हैं, लेकिन नवाबशिप खत्म नहीं की जाती, अभी भी नवाब रहेगा, ठीक है, अभी भी नवाब रहेगा। तो मीर जफर, मैंने बताया था नवाब बना दिया तो वही चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब ध्यान रखना, बंगाल में दो पावर्स हो गई, दो सीट हो गई एक तरीके से। एक तो नवाब हो गया, ठीक है, जिसके नाम पे पूरा बंगाल चल रहा है। दूसरी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास दीवानी राइट है, जिसके पास निजामत राइट है, यानी टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों किसके पास हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और नाम किसका है? नवाब का। तो इस तरीके की व्यवस्था को बोला जाता था उस समय डुअल गवर्नमेंट। क्योंकि सारी पावर, सारा पैसा किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नवाब की। ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री थी, ये सिर्फ एंजॉय कर रही थी लाइफ को,
अब बात आती है जो इनके साथ किया गया, ठीक है, शाह के साथ, शाह आलम के साथ दीवानी और निजामत राइट लिए गए, अवध के साथ जो किया गया, ये जो किया गया इसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब साइन होती है? 1765 में। क्या करते हैं इसमें? दीवानी और निजामत राइट ले लेते हैं, और जो हाँ बंगाल का नया नवाब ये अपॉइंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं निजामुद्दौला। क्या अपॉइंट करते हैं? निजामुद्दौला। ठीक है, निजामुद्दौला को नया नवाब अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और अवध को एक बड़ा कह सकते हो कि हर्जाना देना पड़ता है, एक बड़ा पेमेंट करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, और उसे वो छोड़ देते हैं। कारण ये है, अच्छा जब ये बंगाल पे कब्जा कर सकते थे और इन्होंने अवध को भी हरा दिया, तो अवध पे कब्जा क्यों नहीं किया? क्योंकि इस समय मराठा बहुत पावरफुल थे। मराठा बहुत पावरफुल थे। ये अपने वेस्ट से हमले करते थे। इधर बैठा था ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट में था, बीच में पड़ जाता है अवध। तो इन्होंने अवध को बस छोड़ रखा था कि मराठा जब भी हमला करें तो हम बच जाएं। ठीक है, अवध एज बफर स्टेट काम कर रहा था, बफर स्टेट। तो बच्चे ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी हमारी बंगाल की। तो रीजन, इम्पैक्ट, कोर्स ऑफ एक्शंस, ये हमने वो सारे कवर किए हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कर्नाटक की क्या स्थिति थी, मराठास की क्या स्थिति थी, इनके बारे में बात करेंगे।